नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त वैभव दानेकर और आपका हमारे चैनल हिंदू अवेकनिंग रिव्यूज एंड एनालिसिस में सहर्ष स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, क्या सच में हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा यानी ओवर डेमोक्रेसी है? क्या हिंदुस्तान में लोकतंत्र बहुत ज़्यादा हो गया है? इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बात करेंगे और मैं अपना प्रखर मत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कितना सही या कितना गलत बोल रहा हूँ। तो मित्रों, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों ने खुद से तैयार किया हुआ तंत्र, यानी लोगों ने अपने के लिए अपनों द्वारा चुनकर कुछ लोग चुनकर दिए जाते हैं लोकसभा विधानसभा में। वो लोग कानून व्यवस्था को और प्रशासन को देखते हैं, यानी हम चुनते हैं उन लोगों को जो इस देश को संभालते हैं। उसे लोकतंत्र कहते हैं, सरल भाषा में, जो आम आदमी को समझ में आए। अब लोकतंत्र को 3 तरीकों से हमारे हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद हाईजैक यानी अपहरण किया गया है। अब मैं समझाता हूं किस तरीके से इसको अपहरण किया गया है लोकतंत्र को। सबसे पहला तरीका है, देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि 2 बड़ी डेमोक्रेसी है इस दुनिया में, एक भारत है और एक अमेरिका है। अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, लेकिन आज गृह युद्ध के इस पे खड़ी है, उंबरठे पे खड़ी है, क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक मेन पार्टी है। वहां पे 2 पार्टी सिस्टम है और कम्युनिस्ट पार्टी उसमें से एक है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी अब पावर में आने वाली है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनकी नीतियाँ बराक ओबामा जैसी होगी या नहीं होगी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। और वो अगर देश गृह युद्ध में चला जाता है तो चीन और रशिया काबू से बाहर हो जाएंगे, अमेरिका का दुनिया पे प्रभाव कम हो जाएगा। अगर अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाता है तो उनका जो दुनिया पे जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो कम हो जाएगा। इससे चीन और रशिया जो है वो अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज यानी विस्तारवादी नीतियाँ जो है उसको और तेजी से फैलाएंगे। और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत को क्वाड के साथ साथ और देशों को साथ में लाकर, जैसे वियतनाम है, ताइवान है, चाइना है, वियतनाम है, ताइवान है, जापान है, चाइना के जो भी सराउंडिंग नेशन जिनके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट से, उनको साथ में लेके ही हमें आगे बढ़ना होगा। अगर ऐसा होता है, ऐसा ना करे भगवान हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होगा। तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे कि देखिए, सबसे पुरानी लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, उसकी हालत आप देख रहे हैं कि कम्युनिज्म लोकतंत्र में बहुत आसानी से घुस जाता है और उसका क्या हाल कर देता है। तो आप लोकतंत्र की कमियों को भली भांति जानते हैं, मुझे और बताने की जरूरत नहीं। तो 3 तरीकों से हमारे देश में लोकतंत्र का अपहरण किया गया है। सबसे पहला तरीका है, राजनेता अपने स्वार्थ और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जनता से झूठे वादे करते हैं, फिर उन झूठे वादों को भुनाते हैं और फिर सत्ता में आने के बाद अपने मन मर्जी से शासन करते हैं। जैसे कि राहुल गांधी जी ने 2018 में किया था। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुन के आए थे। उसमें से एक स्टेट तो गंवा चुके हैं, दूसरा स्टेट गंवाने के कगार पे है। छत्तीसगढ़ शायद 5 साल चला ले। तो ये किसानों को झूठा वादा देके और फिर कुछ नहीं किया, किसानों का कर्ज माफी नहीं हुआ, कर्ज माफी के दम पे तो वो चुन के आए। तो इस तरीके से हाईजैक किए जाते हैं कि झूठे वादे किए जाते हैं लोकतंत्र में इन राजनेताओं के द्वारा, क्योंकि ये स्वार्थ से इतने निहित होते हैं कि इन्हें किसी भी चीज़ का कोई भी इल्म नहीं होता कि वो कितने पाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इनके खानदान का तो एक हिस्ट्री रहा है। तो देखिए, दूसरा तरीका है कि चुनाव के बाद जनता के दिए हुए रिजल्ट का अपमान करके अपने निहित स्वार्थ के लिए या ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद पाने के लिए आप जिसके साथ चुनाव लड़े उससे निकलकर आप अपोजिशन पार्टियों में, जिनकी विचारधारा आपके विचारधारा से बिल्कुल मेल नहीं खाती, जैसे कि अभी हमने महाराष्ट्र में देखा है कि जिस तरीके से
एक पद पाने के लिए किस हद तक कोई पार्टी गिर सकती है। तो इस तरीके से भी अपहरण किया जाता है, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया था वो कुछ और ही था, और फिर 3 फेल्ड पार्टियों ने मिलके 40% पार्टियों ने मिलके 105 सीटों वाले पार्टियों को धोखा दे दिया और अपने खुद के राजनीतिक लाभ के लिए जनता को उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। तो ये दूसरा तरीका, एक नया मार्केट में तरीका आया है कि लोकतंत्र को किस तरीके से हाईजैक किया जाए, उसका अपहरण किया जाए, एक लेटेस्ट तरीका है ये। तीसरा तरीका है, उसमें राजनीतिक दल जो है वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, जो अनावश्यक तत्व है जो बाहर से, यानी तबलीगी जमात है या फिर रोहिंग्या है जो बांग्लादेश से आते हैं, बांग्लादेश ने तो हकल दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेडिकलेट है, तो वो खुद ही उनके धर्म का ही देश होके वो खुद ही रखना नहीं चाहते। लेकिन हमारे देश में क्योंकि हम बहुत महान हैं, तो हम उन्हें, देखिए अब हर शहर में आपको तबलीगी और रोहिंग्या मिल जाएंगे भारत में, और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय दलों की कृपा से ही हुआ है। हमारे देश में कोई भी पार्टी, इवन बीजेपी भी मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से राष्ट्रवादी नहीं है, अभी भी पूरी तरीके से कोई भी राष्ट्रवादी नहीं है, और इस देश को बेच के ही मानेंगे, देश को बेच के मानेंगे। इनको खाली वोट चाहिए, वोट बैंक क्रिएट करना है तो कैसे, इनको पिछड़ा रखो, इनका डेवलपमेंट ना करो, इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना करो, इनको लाओ, इनको नागरिकता दो, और अपना एक परमानेंट, एक जो क्या बोलते हैं, एक पुराना एक ये है कि बंधुआ मजदूर की तरह बंधुआ वोटर बना के रखो। यही नीति चलती है। आपको विकास की राजनीति नहीं करनी, आपको करप्शन की राजनीति करनी है, आपको डिवाइड एंड रूल करना है। बांटो राज्य करो कि अंग्रेजों की, हिंदुओं को बांटो, पंडित ये वो क्षत्रिय इसमें बांट दो, SC NT में बांट दो, इनको यादव और इसमें ठाकुरों में बांट दो, हो गया। आप चुनाव जीत गए। यूपी में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, यादव और वो ठाकुरों के वोटर्स अलग अलग है। तो इसी तरीके से बांटो, राज्य करो, और फिर अनावश्यक तत्वों को जो देश के लिए खतरा है उनको लाओ, उनको बिठाओ, उनको नागरिकता दो, उनको पालो पोसो, उनको बहुत ही ज़्यादा उनका लाड प्यार करो, बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि उनका हक देश में, देश की मूल जनता के से ज़्यादा है देश के रिसोर्सेज पे, ऐसा भी बयान आया है। तो समझ जाओ किस तरीके की राजनीति होती है और लोकतंत्र क्या है। तो स्वतंत्रता के बाद जाति और धर्म में जनता को बांटकर ये राजनेता जो है एक तरीके से लोकतंत्र का अपहरण ही करते हैं। ISI है, खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, वो ISI प्रायोजित है। फिर चीन कुछ फंड दे रहा है, फिर कनाडा से देखिए आप जस्टिन ट्रूडो फंड दे रहा है। तो ये सब चलता है, ये कॉमन हो गया भारत देश में, और केंद्र की सरकार भी मुंह में डाल के इनकी फंडिंग रोकी जाए, कैसे इनको गिरफ्तार किया जाए, कैसे फटाफट कदम उठाकर फिर से कोई शाहीन बाग होने से रोका जाए, दिल्ली दंगा होने से रोका जाए। मुझे ऐसा होते हुए नहीं देख रहा। तो लोकतंत्र कहाँ है भाई, लोकतंत्र तो है ही नहीं है देश में। तो वामपंथ, अब मैं बात करूंगा वामपंथियों के बारे में। वामपंथ एक ऐसा ग्रह है हमारे देश पे लगा हुआ, जो हमारे देश के किसी भी देश पे लगे उस देश को बर्बाद कर देता है। जैसे आप सोवियत यूनियन देखिए, कितने 20-25 देशों का यूनियन था वो सोवियत यूनियन, और सबसे मजबूत यूनियन था। लेकिन वामपंथ के कीड़े ने उनको ऐसा काटा कि अब रशिया देखिए 10वें नंबर पे भी नहीं GDP के मामले में, मिलिट्री के मामले में शायद अमेरिका के बाद दूसरा नंबर लगता हुआ अभी भी, लेकिन GDP के मामले में आज वो कहीं भी नहीं ठहरते। चीन में कम्युनिज्म है, वामपंथ है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने समझौता कर लिया कि वामपंथ सिर्फ हम विचारधारा में रखेंगे, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आर्थिक एक्टिविटीज़ करते वक्त हम लोग वामपंथों को दरकिनार करके रख देंगे। इससे हमारी रोजी रोटी भी चलेगी और हमारी विचारधारा भी चलेगी। तो इस सेटिंग के कारण चीन में अभी तक वामपंथ चल रहा है, नहीं तो वहाँ पे भी जनता पे बहुत जुल्म होते हैं, और वहाँ पे भी इसी तरीके से जो है वो
चीन में उनके देश के लोगों को। वामपंथ क्या है? वामपंथ देश को नहीं मानता, वामपंथ कानून को नहीं मानता। बंगाल में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। वामपंथ सिर्फ अपने मनवाता है, अपने मनवाने के लिए लोगों को भी मरवाता है। तो वामपंथ यही है। अब नेपाल में देख लीजिए, नेपाल में फिर से राजा का शासन हो इसके लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए जो है 14 साल तक ही चला ये लोकतंत्र। चीन में उनको लोकतंत्र नहीं चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है लोकतंत्र नहीं, वामपंथ चल रहा है देश में, तो उनको वो लोकतंत्र नहीं चाहिए, फिर से वो राजेशाही चाहते हैं। तो यही कारण है, वामपंथ कीड़ा है, किसी भी देश को बर्बाद कर देगा। जो नेपाल कभी गुलाम नहीं बना अपने 2000-2500 साल की हिस्ट्री में, आज उसको चीन का गुलाम, चीन उसके गाँव ले रहा है। तो देखिए वामपंथ का कीड़ा कितना खतरनाक होता है। तो मित्रों, वीडियो ज़रा ज़्यादा लंबा हो गया, कृपया करके मेरी सहायता करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी भी कुछ डिस्कशन करना बाकी है, जुड़े रहे। तो मित्रों, अमेरिका में जो है वो कॉरपोरेट वर्ल्ड ने जो है वो कैप्चर करके रखा है देश को। अमेरिका में थोड़ी स्थिति अलग है, हिंदुस्तान में थोड़ी स्थिति अलग है। अमेरिका में जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जो बिजनेस वर्ल्ड है, उसने उसके देश को जो हाईजैक करके रखा है। और वहाँ पे जो है वो जो युद्ध को सपोर्ट करने वाले जो पार्टी है उसी की सत्ता आएगी, ऐसा वहाँ पे है। क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्री या वार इंडस्ट्री है वहाँ पे अमेरिका में। तो वो लोग शांति नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहता था, इसके लिए उसको चुनाव गलत तरीके से हरवा दिया। आज सुना है कोर्ट में फैसला आया कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हार गया सुप्रीम कोर्ट में। तो जाहिर है कि उनकी पहुंच जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सुप्रीम कोर्ट के जज तक है। तो लोकतंत्र नाम की चीज़ कुछ होती ही नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं होती है। हिंदुस्तान में इतनी विकट स्थिति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अभी भी कुछ अच्छे फैसले दे देता है, भले सारे ना हो लेकिन कुछ तो दे देता है। और हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, टाटा, अंबानी, ये लोग देश को हाईजैक नहीं करते, ये लोग देश नहीं चलाते, ये लोग सिर्फ अपना धंधा चलाते हैं। और ये जो गलतफहमियां फैला रहे हैं, जो कम्युनिस्ट और ये खलिस्तानी की अंबानी और अडानी जो है हमारे खेतों को ले लेंगे, वो ये गलत है। ये चल रहा है अमेरिका में। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम हमारे देश को कैप्चर करके बैठ जाए। हमारे देश में मिलिट्री कैप्चर नहीं करती देश को, हमारे देश में देश की जो धनाढ्य लोग हैं वो देश को कैप्चर नहीं करते। ऐसे संस्कार नहीं हमारे देश में, ये सनातन संस्कृति, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि अपने फायदे के लिए, निजी फायदे के लिए इनको बदनाम करो। मुझे नहीं समझ में नहीं आता अंबानी अडानी क्यों नहीं 1000 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल करते इन लोगों पे। करना चाहिए, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। वैसे भी दुनिया की 34 सबसे अमीर महिला है सोनिया गांधी, 1000 कोटी उगलो वहां से। करना चाहिए। पता नहीं ये लोग क्यों शांत बैठते। हम में यही एक प्रॉब्लम है कि हम जो है अन्याय को सहते रहते हैं, और सही लोग जो है वो सोचते हैं कि क्यों झमेले में पड़े, हमें नहीं पढ़ना। लेकिन पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। वक्त ये आ गया है कि आपको, अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे जाके आपको पछताना ही है। तो मैं समझता हूँ कि अंबानी अडानी को थोड़ी भगवान जल्दी बुद्धि दे और इन पर कुछ कार्रवाई करे। तो 1-2 टॉपिक और रह गए, 2 मिनट लूंगा, आखिर तक बने रहे। तो देखिए, नीति आयोग के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग के जो चीफ है अमिताभ, शायद मैं उनका नाम भूल गया, अमिताभ जी, उन्होंने कहा था कि हद से ज़्यादा लोकतंत्र है हमारे देश में, और ये इसके लिए, इसी की वजह से हमारे देश का जो है जल्द गति से जो है विकास नहीं हो पा रहा। मतलब नीति आयोग जो है वो मोदी जी ने आने के बाद उसकी स्थापना की थी। पहले से एक आयोग था, लेकिन मोदी जी को मालूम था कितना भ्रष्ट और कैसा है। तो मोदी जी ने 2014 में आने के बाद उन्होंने नीति आयोग बनाया और वहाँ पे अपने लोग बिठाए। और नीति आयोग का काम था कि अलग अलग परियोजना का गठन करना, कि कैसे कोई परियोजना बनेगी और उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी उसको लागू करना और उसका फॉलोअप लेते रहना, उन विकास की योजनाओं को पूर्ण करना। ये नीति आयोग का काम है। लेकिन अब उनके जो चीफ है उनको क्या समझ में आ रहा है भाई, कि नीति आयोग के चीफ को ये लग रहा है कि यार देश में हर छोटी मोटी चीज़ पे धरना होता है। यार फार्म बिल पे अगर धरना हो तो यार आगे कौन सा भी बिल लाए, मोटर व्हीकल बिल का भी बहुत विरोध हुआ था। तो ऐसे छोटे मोटे बिल्स पे विरोध होने लगे। तो देश में जो बड़े बड़े बदलाव लाने हैं,
हालांकि मोदी सरकार कभी भी कोई बिल आज तक वापस नहीं ली और नहीं भी लेगी, शायद 99% नहीं लेगी ये बिल भी। लेकिन छोटे छोटे फार्म बिल क्या है, फार्म बिल किसानों के फायदे के लिए भाई। मेरा एक वीडियो है, आप देख लीजिए किसानों के ऊपर, मैंने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो फार्म क्या है, फार्म बिल जो है वो किसानों के फायदे में, लेकिन बिचौलियों का पेट पे लात पड़ रही है। इसके लिए बिचौलिए और खलिस्तानी और ISI और कनाडा से फंड आ रहे, अमेरिका से फंड आ रहे, तो उसके ऊपर ये आंदोलन चल रहा है। और हमारे देश में लोकतंत्र है, ये ऐसा लोकतंत्र है जहाँ पे अर्णब गोस्वामी को 8 दिन लग जाते रिहा होने में, और भारती सिंह को जिसने कबूल किया कि उसने ड्रग्स लिए हैं, उसको हाईकोर्ट जो है मुंबई की तुरंत बेल दे देती है। ऐसा हमारा लोकतंत्र है, मैं क्या बोलूं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट लिख के रखे थे, उस पर डिस्कशन करना था। हालांकि मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख के रखी थी, लेकिन मैं फिर भी चाहे रियल लगे तो मैं स्क्रिप्ट ना पढ़ के मैंने सिर्फ पॉइंट देके और आपसे इस बारे में अपना मत प्रदर्शित किया। तो आपको मेरा मत कैसा लगा, किस तरीके का लगा, आप मुझे बताइए। वीडियो लंबा हो गया है, कोशिश कीजिए 2 से 3 मिनट तक कम से कम देखें, ताकि मेरी मदद करें आप सनातनी। अगर एक सनातनी की मदद नहीं करेगा, मैं आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा, आपसे 2 या 3 मिनट का समय मांग रहा हूँ। 3 मिनट तक वीडियो देखिए ताकि ये ट्रेंडिंग में आ जाए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे ज़्यादा कुछ मांग ही नहीं रहा। तो धन्यवाद, आपने मुझे अब तक सहन किया। थैंक यू।